In previous lecture, students, I have explained what is life, their example, and what are the characteristics of living beings. Now I explain all the characteristics of living beings thoroughly. Student, there are many characteristics of living beings. Number one is definite shape and size. Number two, organization. Number three, growth and development. Number four, metabolism. Number five, reproduction. Number six, homeostasis. Number seven, consciousness. Number eight, adaptation. Number nine, evolution. 10, repair and regeneration. 11, aging. Number 12, death. Student, these are the characteristics of living beings. Now I explain all the characteristics one by one. First characteristics is definite shape and size. Student, living organisms have definite shape and size which may change within a narrow range. Student, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका शेप एंड साइज लगभग डेफिनेट होता है। ये कुछ रेंज तक चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कि सभी एक ही साइज़ के हैं, उनमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कुछ ज़्यादा टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट डॉर्फ होते हैं। तो ये नैरो रेंज कुछ चेंज हो सकते हैं नैरो रेंज में। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड मॉर्फस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे लिविंग बीइंग हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड मॉर्फस। इसीलिए लिविंग थिंग्स को मॉर्फस कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज growth and development. Second characteristics of living beings is growth and development. Student, in plant growth continues throughout life. Student, प्लांट में आपने देखा होगा ग्रोथ जो होती है पूरे जीवन भर जारी रहती है। Because they have meristematic areas या tissues where cell division occur regularly. क्योंकि प्लांट में आपने देखा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनमें सेल डिवीज़न लगातार होता रहता है। जब सेल डिवीज़न होता रहेगा तो सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा, और सेल के नंबर इंक्रीज़ होने के बाद सेल का मास भी इंक्रीज़ होगा, सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। तो प्लांट्स में ग्रोथ पूरे लाइफ भर होती रहती है। जब तक प्लांट जीवित रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहती है। लेकिन ऐसा एनिमल्स के केस में नहीं है। इन एनिमल्स स्टूडेंट ग्रोथ अकर अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में ये ग्रोथ जो होती है एक सर्टेन एज तक होती है। आफ्टर विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस बर्न आउट एंड लॉस सेल। जिसके बाद सेल्स डिवाइड होंगी। कब होंगी? जब कोई सेल्स या तो लॉस्ट हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है। तो उस डैमेज या बर्नआउट्स या लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल्स डिवाइड करती हैं। देयर 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। 3 प्रोसेस होते हैं ग्रोथ करने के लिए। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेल डिवीजन, सेकेंड सेल इनलार्जमेंट, और थर्ड इज सिक्रीशन ऑफ अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। स्टूडेंट, 3 प्रोसेस की वजह से ग्रोथ हो सकती है। पहला है सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करेंगी तो नई नई सेल्स बनेंगी। सेल इनलार्जमेंट, सेल का साइज बढ़ेगा तो समझिए ग्रोथ होगी। सिक्रीशन ऑफ अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। अपोप्लाज्मिक का मीन्स यहाँ पे है सेल के बाहर
सेल के बाहर अगर कोई सबस्टांस सिक्रीट हो रहा है तो भी ग्रोथ होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है इंट्यूसेप्शन और सेकेंड है एक्रीशन। इंट्यूसेप्शन और एक्रीशन दो तरीके से ग्रोथ को देखा गया है। फर्स्ट है इंट्यूसेप्शन। Now student, intussusception. What is intussusception? Intussusception, student, living beings show internal growth due to addition of material and formation of cell inside their body. बॉडी के अंदर सेल का फॉर्मेशन और मटेरियल के एडिशन की वजह से जो इंटरनल ग्रोथ लिविंग बीइंग्स शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्यूससेप्शन। नाउ एक्रीशन। एक्रीशन स्ट्रेंथ, नॉन लिविंग आर्टिकल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। नॉन लिविंग आर्टिकल्स के साइज में बढ़ोतरी आपने देखी होगी। कैसे होती है? जैसे कि सिमिलर टाइप जिससे नॉन लिविंग आर्टिकल बना है वो सिमिलर मटेरियल बाहर सरफेस से जब ऐड होता रहेगा उसकी वजह से नॉन लिविंग ग्रो कर जाते हैं और उनका साइज बढ़ जाता है। तो इस टाइप के ग्रोथ को एक्रीशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्टोन देखा होगा, जब पानी में पड़ा रहता है धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल उसकी सरफेस पे डिपॉजिट होते रहते हैं जिससे स्टोन का साइज बहुत बढ़ जाता है। माउंटेन्स में भी देखा होगा आपने, जैसे जैसे माउंटेन्स में स्टोन्स वगैरह आपने देखा होगा उनका साइज इंक्रीज होता रहता है, माउंटेन का साइज भी इंक्रीज होता रहता है। तो इन दिस वे you can understand what is इंट्यूससेप्शन एंड what is एक्रीशन। लिविंग बीइंग्स के अंदर इंटरनल ग्रोथ जब होती है तो मटेरियल ऐड होता रहता है और सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है बॉडी के अंदर ही अंदर। तो इस टाइप की ग्रोथ जो होती है इंट्यूससेप्शन कहलाती है। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द इंट्यूससेप्शन एंड एक्रीशन। Now student, next is growth producing substance। ऐसे कौन से सबस्टांस होते हैं जो ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक जो सबस्टांस होते हैं वो सेल के इनसाइड में होते हैं। सेकेंड है अपोप्लाज्मिक जो सेल के बाहर के सबस्टांस होते हैं। These protoplasmic substance are component of living matter like cytoplasm and nucleus। प्रोटोप्लाज्मिक जो सबस्टांस होते हैं वो कंपोनेंट हैं जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस जो जैसे लिविंग मैटर होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग मैटर होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म सेल का वो भी लिविंग होता है, न्यूक्लियस भी लिविंग होता है। अगर इन सबस्टांसेस में कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है या ये सबस्टांस जो है साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस जो लिविंग मैटर है तो इनकी वजह से भी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है एपोप्लाज्मिक। अपोप्लाज्मिक का मीन्स होता है कि ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टांस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। दीज आर द नॉन लिविंग मैटर। ये नॉन लिविंग मैटर होते हैं फॉर्म बाय सेल जो सेल के द्वारा बनते हैं, जैसे सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स, फाइबर्स। तो ये सब नॉन लिविंग मैटर होते हैं जो सेल के बाहर बनते हैं। तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टांस कितने टाइप के हो सकते हैं? टू, प्रोटोप्लाज्मिक एंड अपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस वो होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं
और सेल के बाहर वाले जो सबस्टांस नॉन लिविंग होते हैं वो अपोप्लाज्मिक होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस लिविंग होते हैं, जबकि अपोप्लाज्मिक जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट हेयर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यू नो वेरी वेल। सभी चीज़ें ग्रो करती हैं, ये तो सभी को पता होगा। ग्रोथ इज टेकन एज इंक्रीज इन मास एंड नंबर। ग्रोथ जब होती है जब सेल का मास बढ़े या फिर उनका नंबर्स इंक्रीज हो। ना इंक्रीज इन मास ऑफ सेल, सेल के मास में जब बढ़ोतरी होती है तब भी ग्रोथ होती है। सेल का मास कैसे बढ़ेगा? तो सेल का मास जो होता है जब ही बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक मैटर ऑफ सेल। सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्मिक मैटर है अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तब समझिए सेल का मास इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर्स इंक्रीज होंगे तब भी जो है ग्रोथ होगी। जैसे सेल डिवीजन के द्वारा सेल के नंबर्स इंक्रीज होते हैं और सेल के नंबर्स जब इंक्रीज होंगे तो ग्रोथ होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। इट इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात थी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग के अंदर भी देखा जाता है। जैसे स्टोन आपने देखा, बोल्डर्स देखें, माउंटेन्स देखें, ये ग्रोथ करते रहते हैं। ग्रोथ करने के पीछे उनका एक कारण था। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखा जाता है, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये प्रॉपर्टी सीन की गई है या ऑब्जर्व की जाती है, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नाउ मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरी हो गई, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब व्हाट इज एनाबॉलिज्म? तो जितनी भी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो बिल्डिंग अप रिएक्शन होती हैं जिनसे नए कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस जो होती हैं वो कैटाबॉलिज्म कहलाती हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ब्रेक होने के बाद सिंपल सबस्टांस बन जाते हैं। और एनाबॉलिज्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। स्टूडेंट नाउ व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होते हैं। कंस्ट्रक्टिव जिसमें नए नए सबस्टांसेस बनते हैं। इट इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन, जिसमें सभी जितनी भी बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं वो सभी इसी में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस, इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एनाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से ग्लूकोज नाम का एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी। सो स्टूडेंट व्हाट इज एनाबॉलिज्म? तो एनाबॉलिज्म is also called constructive metabolism. So we can say that constructive metabolism is called the anabolism. Now what is catabolism?
स्टूडेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इट इंक्लूड ऑल द ब्रेक डाउन रिएक्शन, जिसमें सभी ब्रेक डाउन रिएक्शंस इंक्लूड की जाती हैं। जैसे बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स सबस्टांस जब टूटते हैं और सिंपल सबस्टांस बनते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड ब्रेक डाउन रिएक्शन, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शन को ही इंक्लूड किया जाता है। इट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल रिस्पिरेशन, डाइजेशन। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज होकर के सिंपल सबस्टांस में टूट जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है। डाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर फूड में ब्रेकअप होता है। जैसे स्टार्च है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में टूट जाती हैं, और जबकि फैट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिज्म। So student, I hope so you have understood the metabolism, and in next incoming lecture I will explain reproduction and other features of the living being. Thank you for watching this lecture.